नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा जी। सुशील जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। बार और पॉलिटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन में अक्सर देखता हूं। केवल यही की बात नहीं है, नेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कई एडवोकेट्स हैं जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक दलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म माने इससे नहीं, देखिए, आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वकीलों का मतलब ये है कि जो वकालत करता है वो ये जानता है कि ये सही है या गलत है। जो ये जानता है वो लड़ाई लड़ सकता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर, ये सब वकील थे। और वकालत के क्षेत्र में रह के इन्होंने सारे जो अंग्रेजों के कानून थे उनको पढ़ करके उनके हिसाब से मुकदमे लड़के इन्होंने महसूस किया कि हमारे देश के साथ अन्याय हो रहा है और ये हमारे पे अंग्रेजों का राज थोपा जा रहा है। काले कोट टांग करके उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया। तो उस जमाने से ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। वकील का राजनीति का चोली दामन का साथ है। जो समाज का नेतृत्व करता है, जो समाज के विकास के लिए लड़ता है, जो बुराई के खिलाफ लड़ता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, वो वकील होता है। और वो चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में काम करे, चाहे वो वकालत के रूप में काम करे। और अमूमन जो वकील राजनीति में है वो अपना वकालत का काम पहले करते हैं जो पार्टी को सेवाएं देते हैं, जैसे हम लोग दे रहे हैं आज के जमाने। पुराने जमाने में भी यही सिस्टम था। जो पुराने हमारे सीनियर नवल किशोर शर्मा जी हों या पुराने जो एडवोकेट्स थे वो दोपहर तक कोर्ट में अपना काम करते थे। दोपहर बाद में फिर पार्टी को अपना समय देते थे, कार्यक्रमों में जाते थे, छुट्टी के दिन दौरे करते थे। तो ये एक अपना एक सिस्टम है कि उस काम के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी। लेकिन एक वेटेज मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। आज लोकसभा में चाहे सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे जेटली जी हो, चाहे दूसरे हमारे एडवोकेट्स हो, चाहे मिश्रा जी हो बसपा के, ये सब लोग आज पार्लियामेंट में यही लोग डिबेट करते हैं, यही लोग कानून बनाते हैं, यही लोग उसको सुधारते हैं। सारा दायित्व चाहे विधानसभा में भी यही स्थिति है। जो वकालत के क्षेत्र से जो आदमी आता है वो उस चीज को समझता है और वो उन चीजों को रखता है। जो डिबेट्स जितनी भी हैं वो पार्टिसिपेट उसमें एडवोकेट ही मैक्सिमम करते हैं और तार्किक करते हैं और कानून सम्मत करते हैं। तो वो एक अपनी छाप, अमिट छाप उस पर छोड़ते हैं। निश्चित रूप से वकीलों का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। हाल ही में आप बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे राजस्थान के। ये एक अचीवमेंट रहा आपके लिए जिसका कुछ लगता है आपको कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या वर्तमान में मिल रहा है? जी जी, निश्चित रूप से ये एक रेस्पेक्ट है। 1 लाख वकीलों के आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, नॉट नॉमिनेटेड। अब इलेक्टेड तो इलेक्टेड ही होता है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अपना चुनाव जीत के लोगों के बीच में आ जाना, उनके प्रति दायित्व है उनको पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि वकीलों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसको हमने आगे आकर के और पूरे जो अमेंडमेंट्स सारे हमने एडवोकेट वेलफेयर फंड में किए। 40,000 जो मिनिमम जो छोटी बीमारी का था उनको 1 लाख किया। गंभीर बीमारी में 1 लाख तक का जो अनुदान देते थे वो 3 लाख किया। और जो डेथ क्लेम 2.5 लाख रुपए था वो हमने 8 लाख किया। और रिटायरमेंट पे जो 4 लाख थे उसको हमने 15 लाख किया। ये पहली बार हुआ है कि 6 महीने तक हमने सीनियर एडवोकेट्स की, बार काउंसिल मेंबर्स की और जो फाइनेंशियल विशेषज्ञ हैं उनकी मदद लेकर के काम किया और हमने पूरा प्रपोजल बना के पास करके उस सरकार को भेज दिया। हमारी कोशिश है कि ये अमेंडमेंट्स हमारे इसके अंदर विधानसभा जो सत्र आ रहा है इसके अंदर पास होंगे और सरकार के जो 100 डेज हैं काम के उसमें ये शामिल है। ये आचार संहिता लगने से नहीं, अब तक तो विधानसभा चल रही होती तो पास हो चुके होते हैं। दूसरा, वकीलों पे जो हमले हो रहे हैं लगातार, जगह जगह वकील इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहा है, उस पर दबाव रहता है। वर्षों से मांग चली आ रही थी, आए दिन पुलिस दुर्व्यवहार करती है, गुंडे दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों को बड़ा चुनौती है। न्याय दिलाना भी बहुत बड़ा काम है आज के समय में। तो ऐसे में हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस पार्टी से मांग की थी और उसको घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया और अब उसको ये इस विधानसभा में पास करा रहे जी। लेकिन वकीलों की भी काफी शिकायतें मिलती हैं कि अभी पिछले दिनों ही ब्लैकमेलिंग के मामले में कुछ दूसरे केसेस में पकड़े गए। तो काउंसिल इसके लिए कुछ कर रही है कि काले कोट की हिफाजत भी करना हमारा एक धर्म है? निश्चित रूप से अनुशासन समितियां बनी हुई है। बार काउंसिल को क्वासी जुडिशियल वर्क है, उसमें हम उसकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं, उस पर बैन लगा सकते हैं, हमारे पूरे उसमें अधिकार हैं। और विधानसभा के एक्ट के द्वारा ये बार काउंसिल बनी हुई है और एडवोकेट एक्ट के तहत हम सारा काम करते हैं, जो भारत का एडवोकेट एक्ट है। तो इस तरह से सारा कानूनन रूप से हमारे को सारे अधिकार हैं और हम करते भी हैं। हमारी डीसी सुनवाई होती है, जयपुर में भी सुनवाई होती है,
और जोधपुर में भी बैठते हैं, और जहां ज्यादा मुकदमे हो वकीलों के तो वहां भी जाते हैं। जी, काउंसिल के इलेक्शन पे गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी किसकी होती है, क्योंकि पार्टियों से बंधे हुए हैं आप लोग भी, उसका कुछ असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट थी और मैं और हमारे कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आए हैं, और हम लोगों ने वहां, हालांकि वहां ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक पहचान होती है। आज हम कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री हूँ, विधि विभाग का अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद में मैं वहां अध्यक्ष बना हूँ, और बीजेपी के राज में रहते हुए, लेकिन मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई ऊपरी स्तर पे सरकार के लोगों के द्वारा, लेकिन हम वकीलों ने एकजुटता दिखाई और कोई दबाव में हमारे लोग नहीं आए। ऐसा होता रहता है कि सरकार किसी पार्टी के है, दूसरी पार्टी का कोई पदाधिकारी रहते हैं, अगर वो लॉयर है तो काउंसिल का अध्यक्ष बन रहा हो, पदाधिकारी बन रहा हो, ऐसा होता रहता है? ये पहली बार हुआ है। अच्छा, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वकील समुदाय में जो राजनीति में है उनको वकील पसंद नहीं करते हैं कि बार काउंसिल में या बार एसोसिएशन में वो आए, लेकिन पहली बार मैंने, चाहे मैं जयपुर का जनरल सेक्रेटरी बना, जयपुर का 2001 में अध्यक्ष बना, और चाहे बार काउंसिल में 9 में, और अभी जो 18 में चुनाव है उसमें हुआ, ये मैंने एक नया इतिहास कायम किया है कि राजनीति में पदाधिकारी रहते हुए भी हम वकीलों के दायित्व के प्रति ईमानदारी से काम करके वकीलों का दिल जीत सकते हैं, और वो जीता हमने। और उनके जो इरादे थे, उनकी जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जो विश्वास मेरे साथ था कि सुशील शर्मा हम वकीलों का हितैषी है और वो करवा सकता है, और वो हमने किया है, और विधानसभा पास होते ही हमारी बात 100% सही हो। 25 सदस्य चुनते हैं कुल प्रदेश भर में से? 25 सदस्य चुनते हैं, और उसमें राष्ट्रपति प्रणाली से होता है, उसमें 1 से 25 तक वरीयता दी जाती है, और 2 महीने तक काउंटिंग चलती है। बहुत लंबा इलेक्शन का प्रोसेस होता है, और एक कोटा निर्धारित होता है। उस कोटे का जो पूरा, जैसे जैसे राज्यसभा में होता है, पूरा होते ही इलेक्ट हो जाता है, वैसे हमारे यहाँ भी कोटा पूरा होते ही वोटों का वो इलेक्ट होते जाते हैं, और काउंटिंग आगे बढ़ती रहती है, तो ये अंतिम वोट तक उसमें काम आता है। जी, तो 25 सदस्य, अध्यक्ष फिर किस तरह से आप तय करते हैं? उसमें जो हमारे जो साथी लोग आते हैं उनका एक समूह बनता है, और सब एक समूह में कोशिश होती है कि सर्वसम्मति से ही सारा काम हो। फिर भी व्यक्तिगत विरोध और व्यक्तिगत विचार के आधार पर लोग अपना समूह अलग अलग बना लेते हैं, और उसी में हम लोगों के 2 समूह बने, जिसमें एक समूह का हम लोगों ने जोड़ के बनाया, जिसमें 15-16 लोग हैं। और हमारा उद्देश्य ये सभी का यही होता है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और हमने बनते ही घोषणा पत्र बनाया, एक डिमांड चार्टर बनाया, और वो हमने उस समय तत्कालीन सरकार वसुंधरा जी की थी, उनको भी हमने भेजा कि वो भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करके हमें बताएं कि हम आपके प्रति चिंतित हैं। और इधर कांग्रेस में भी हमने, राहुल गांधी जी जयपुर आए थे, तब हमने उनको टाइम मिला, उनको ज्ञापन दिया, वो उन्होंने पायलट साहब को दिया, और वो हमने घोषणा पत्र में शामिल किया। तो और आज सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने उसको कैबिनेट का फैसला मान करके लागू करने का फैसला किया है। इससे बड़े अचीवमेंट और क्या हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हो और सरकार उसको लागू करने के लिए अप्रूव कर चुकी है, और अभी विधानसभा में ये पास होंगे। जी, तो एक बड़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। और आप तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लंबे समय से लॉयर हैं, छात्र राजनीति से भी रहे हैं, ऐसी क्या चीजें लगती हैं आपको कि वास्तव में कानून के पेशे में भी अब एक राइडर लगाया जाना चाहिए, कि इसको फिल्टर किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा महसूस होता है? हाँ, निश्चित रूप से समय की जो मांग है, पार्लियामेंट में भी काफी बिल आ रहे हैं इस मामले में कि जो अव्यवस्था है, जो वकीलों के काला कोट पहन के लोग गलत काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, आरटीआई के नाम पे आजकल ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया है, और वकील का चोला पहनने के बाद और ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करते हैं। तो ये बड़ी विसंगतियां भी आ गई हैं, अपराधी प्रकृति के लोग भी वकालत में आ रहे हैं, तो इस पे भी मंथन चल रहा है, और मेरा मानना है कि इसमें आने वाले समय में बड़े फैसले होंगे, और अपराधी प्रकृति के लोगों को इसमें आने से रोका जाएगा, और जिनका चार चरित्र चेहरा जो गड़बड़ है, और जिससे वकालत के पैसे पे दाग लगता है, कोर्ट्स भी इस मामले में गंभीर है, और बार काउंसिल भी गंभीर है कि अच्छे लोग वकालत के क्षेत्र में आवे, और जो उनका दायित्व है, जो उनके जो एथिक्स हैं, उनका पालन करें, उनका, और उसी हिसाब से अपना काम करें। काउंसिल में ऐसा महसूस होता है कभी कि क्योंकि पार्टियों के पदाधिकारी हैं, जो बड़े स्तर पे लॉयर्स हैं, आपने नाम भी गिनाए कुछ लोगों के, असर पड़ता है कुछ अगर रूलिंग पार्टी जो है उसके खिलाफत पार्टी के लोग अगर काउंसिल पे कब्जा कहूं या फिर कहें कि अगर जीत के आते हैं तो कहीं उस पर असर आता है कि हाँ कोऑपरेट करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ महसूस होता है? ये निश्चित रूप से होता है इसका, क्योंकि एक संवाद नहीं होता है। जैसे विपक्षी पार्टी में है, संवाद नहीं होता। जैसे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी 5 साल रही, तो 5 साल तक वकीलों से मिल ही नहीं पाए, वकीलों को उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का,
उनका डिमांड चार्टर क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। और क्योंकि उनका उनसे ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था उधर से, और हमारा बेहतर रिलेशन पार्टी में था, हमारी पोजीशन थी पार्टी में, तो हमने उन सब चीजों को शामिल करवाया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल कराया, और अब विधानसभा में भी इसको पास करा के लागू होगा। और जो भी हमारी डिमांड्स, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हर न्यायालय में बने, हमारे युवा अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, स्थायी फंड वकीलों को मिले, हमारे पेंशन की भी हमने डिमांड करी है। तो बहुत सी चीज़ें, इसके हाउसिंग स्कीम है वो भी घोषणा पत्र में, कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल है और सरकार ने इसको माना है। पिछली बार भी इन्होंने लागू किया। हमारे जयपुर में, जोधपुर में हमारे हॉस्टल चालू हो गए हैं। जयपुर का हॉस्टल चालू हो गया है जिसमें 25 कमरे हैं, 50 लोग, और डॉर्मेट्री है। 60-70 वकील कभी भी बाहर से जो छोटी छोटी जगह से हाईकोर्ट में पैरवी करने आते हैं वो लोग वहाँ रुक सकते हैं, मात्र 600 रुपये में। और अभी हमने नवरात्रों के अंदर अभी शुरू किया उसको, और लोगों को एक रामनवमी को शुरू करा दिया। आप वकील बड़े आराम से रह रहे हैं, आपके टीवी लग रहा है, एसी लग रहा है, आपके वाटर कूलर लग रहा है, सारी सुविधाएं वहाँ वकीलों को ये लगता है कि भाई हमारा भी सम्मान है। और गहलोत साहब जी ने पिछले कार्यकाल में ये हमें जगह दी 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए दिया। 5 करोड़ की लागत से हमने ये जयपुर का हॉस्टल बनवाया, अधिवक्ता भवन बनाया। ऐसा ही जोधपुर के अंदर 9 कमरे बन गए, और 9 महीने मेरे कार्यकाल में 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए और सैंक्शन करके वहां भी 18 कमरों का एक बढ़िया गेस्ट हाउस जो वकीलों का अधिवक्ता भवन जोधपुर में भी बन रहा है, और वो इस साल लास्ट तक मेरा जहां तक पूरा हो जाएगा। जी, पिछले कुछ समय से हम ये सुन रहे हैं कि बार और बेंच, उनके बीच जैसा तालमेल होना चाहिए उसका अभाव होता जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आपका ये सवाल महत्वपूर्ण है। बार और बेंच के जो रिश्ते हैं, बहुत सी चीजों को लेकर के गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ जजेस का भी आक्रामक रूप रहता है। सुशील जी, मैं बार और बेंच के संबंधों पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। बात कर रहे हैं हम बार काउंसिल के, राजस्थान बार काउंसिल के फॉर्मर अध्यक्ष सुशील शर्मा जी से। सुशील जी, मैं बात जानना चाह रहा था, क्योंकि आप तो बार के सिस्टम में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अभी अध्यक्ष भी रहे हैं आप। बार और बेंच के बीच तालमेल का अभाव कई बार चर्चाओं में आता है, ऐसा क्यों? एक बार और बेंच के बीच में जो संवाद नहीं हो पाता है, जो हमारी लीडरशिप है या जुडिशरी का कई बार एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, तो उसके चलते ये तनाव बढ़ता है। उसमें फिर वकील आंदोलन में चले जाते हैं, वकीलों का जो है समूह जो है वो ग्रुप्स बन जाते हैं, और आए दिन लोग हड़ताल भी चले जाते हैं। तो ये एक संवाद की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है, जो मैं पिछले 25-30 साल से जो मैं यहाँ हूँ, और सभी आंदोलन करीब करीब जब भी हुए हमने नेतृत्व भी किया है, और हमने सम्मानजनक उसका रास्ता भी निकाला है। तो ये अमूमन एक बाहर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी कुछ अनुभवहीनता के चलते भी ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो पहले प्राइमरी स्टेज पे ही उसका अगर इलाज कर दिया जाए तो वो समस्या वहां खत्म हो सकती है, ये टकराव की स्थिति नहीं आती है। लेकिन कई बार वकीलों के इश्यूज पे लेकर के जजेस से टकराव हो जाता है, और वो उसका रूप पूरे राजस्थान लेवल पे फैल जाता है। तो ये कई समस्याएं होती हैं, लेकिन अभी इन दिनों में काफी अच्छा बार और बेंच के संबंध चल रहे हैं, और वो अच्छा है। सस्ता, सुलभ और न्याय दिलाने में त्वरित रूप से काम हो, इसके लिए जरूरी बार और बेंच के संबंध अच्छे हों। जी, लेकिन पहले कभी नहीं सुनते थे कि वकील हड़ताल पे चले गए, वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। पिछले कुछ सालों से ऐसी परंपरा ज्यादा बनती जा रही है, ऐसा क्यों? इससे तो नुकसान ही हो रहा है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा भी जाता है कि हड़ताल नहीं कर सकते वकील। आपकी बात सही है कि अभी जैसे बहुत से इश्यू ऐसे हैं कि मैं तो एडवोकेट्स बहुत आ रहे हैं, करीब 1 लाख करीब राजस्थान में एडवोकेट्स हो गए हैं लगभग, और जल्दी ये क्रॉस कर जाएंगे। 5000 तो मैंने मेरे कार्यकाल में रजिस्टर्ड किए हैं एडवोकेट, 5000 एडवोकेट्स को मैंने रजिस्टर्ड किया है। तो आप देखिए संख्या युवाओं की काफी तेजी से वकालत की ओर आ रही है। 5 ईयर वाले कोर्स करके भी NLU से लोग आ रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, उनसे लोग आ रहे हैं। एक नौकरियों का स्कोप नहीं रहा है, तो उससे भी वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके चलते एक जो मारामारी का काम चल रहा है हो जाता है, उसकी वजह से तनाव होता है। किसी न किसी कारण को लेकर के पुलिस प्रशासन, खास तौर से जो पुलिस प्रशासन से टकराव होता है, ज्यादातर मामले ऐसे आते हैं जो पुलिस के संवेदनहीनता के चलते वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और वकीलों को आंदोलन में जाना पड़ता है। या जो लोअर कोर्ट्स में, जो रेवेन्यू कोर्ट्स के वकील हैं, वहाँ अधिकारी मनमानी करते हैं,
या रेवेन्यू बोर्ड है, ऐसे एक सिस्टम चलिए है। वो तो डिसिप्लिनरी एक मैटर हुआ, लेकिन कई बार इस तरह की चर्चा आती है कि बिना हेलमेट वकील जा रहे हैं और अगर पुलिस वाले ने रोक दिया तो उनकी शान में गुस्ताखी है, या इस तरह की कई चीजें होती हैं कि पड़ोसी से नहीं पटरी पड़ती है तो फिर हमारा जो तमगा लगा हुआ है कि वकील हैं उसका हम बेजा फायदा उठाते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक के भी शिकायत मिलती है कि वकील अपने प्रभाव का असर हर जगह डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो दरअसल वकील समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और वकीलों की जो यूनिटी है वही उसकी ताकत बनती है। तो उनका ये ताकत का मिसयूज करने का नहीं है मामला। सही ढंग से अगर सामने पीड़ित पक्ष बार एसोसिएशन के सामने या बार काउंसिल के सामने पक्ष रखता है तो निश्चित रूप से उसको उस मामले में यूनियनें जो है अन्याय की तरफ नहीं बढ़ती है, या ऐसा उनको महसूस होता है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति स्पष्ट होने पे बार एसोसिएशन अपने आप को अलग करती है और बैठा करके उसका रास्ता निकालने का प्रयास भी करती है। अमूमन हम लोगों की कोशिश होती है कि ऐसे मामलों में इस हद तक नहीं जाया जाए। जी, कभी आती है इस तरह की शिकायत? आती है, ये तो रोजमर्रा का काम है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से कोई न कोई विवाद चलते ही रहते हैं। अब आजकल आदमी वैसे ही तनाव में रहता है, तो जिम्मेदारियां रहती हैं, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। अगर समय से उनका इलाज कर दो, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जागरूक रहें, बार काउंसिल के पदाधिकारी जागरूक रहें, तो वो उसका निराकरण उसी स्टेज पे हो जाता है। और उसको अनदेखी की वो फिर वकीलों में बात फैल जाती है, तो फिर वो प्रशासनिक से टकराव वाली स्थिति आ जाती है। आधे से ज्यादा मेंबर आप लोगों के समूह के जुड़े हुए हैं इस वक्त बार काउंसिल से, यानी कि मेजोरिटी में आप लोग हैं। जी जी। तो ये 23 में शायद चुनाव होंगे अब आपके। हाँ। तो ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर रखा आप लोगों ने कि हमारे कार्यकाल में, क्योंकि पता नहीं ये देखिए बड़ा ही मेजर है, उन बुद्धिजीवियों का मतदान का हक होता है इसमें, जो बिल्कुल जहां इच्छा हो जहां पे वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 साल में सोचा आप लोगों ने, क्योंकि 2 साल शायद निकलने वाले हैं, निकल गए होंगे? नहीं, 1 साल निकला है अभी, हाँ 19 है। तो कुछ मेजर जो चीजें हैं जिनको आप लोग टच करना चाहते हो कि हाँ काश हम वकील समुदाय के लिए ये करा सकें? अरे जो हमारा जो बेसिक जो एजेंडा था, जो जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हमारे सभी साथियों ने अपने अपने एक मांग पत्र बनाया, डिमांड चार्टर बनाया और उसको लेकर के लोगों के बीच में गए, जिसमें वेलफेयर फंड में सरकार अनुदान दे, हाउसिंग स्कीम सस्ती सुलभ उपलब्ध करवाए, हमारे युवा अधिवक्ताओं को स्थायी फंड दिया जाए, पेंशन वकीलों को मिले, हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है, कोर्ट टू कोर्ट जो है, वो चैम्बर्स की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट जहाँ है वहाँ वकीलों को सह सम्मान बैठने का स्थान मिले, जिससे जो पीड़ित पक्ष आता है उसको बैठ के काउंसलिंग की जा सके। ऐसी सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिले। और इसके साथ साथ एडवोकेट को प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। तो उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है इसमें हो जाएंगी। और बाकी समय के हिसाब से आगे सेंट्रल लाइब्रेरी हर जगह बनना, कोर्ट्स का ज्यादा से ज्यादा जो कानूनी हिसाब से बढ़नी चाहिए उस संख्या के हिसाब से, जैसे पोस्को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, तो पूरे राजस्थान में खुल गई। तो ये मेरा ये मानना है कि सरकार को न्याय पहला मान करके वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए जो नहीं दिया जा रहा है। अगर वो चीज होती है तो ये समस्याएं अपने आप ही सोल्व हो जाती हैं। कोर्ट को बाद में मानते हैं, अंतिम नहीं, इसको प्रथम अगर माना जाए तो निश्चित रूप से देश के वातावरण में, देश के जनता के मान सम्मान में, देश की पीड़ाओं को, आम आदमी की पीड़ाओं को कम करने में, देश के लोगों को न्याय दिलाने में काफी मदद मिल सकती है। जी, कुछ ऐसे प्रयास हैं आप लोगों के कि जिससे न्याय सहज और सुलभ हो सके, क्योंकि बड़ी चुनौती है इस मुल्क के सामने, राज्यों के सामने, गवर्नमेंट के सामने, कि जो पेंडेंसी है कोर्ट्स में वो एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से हमारे बार काउंसिल और बार एसोसिएशन है इस मामले में सक्रिय हैं, तत्पर हैं। और हमने लगातार भारत सरकार से मांग की है कि जो हाईकोर्ट में आधे 50 हमने हमारे कांग्रेस शासन के दौरान हुई, वहां वो 25 ही भरे गए हैं, खाली होते रहते हैं। जबकि ये निश्चित है कि इस दिन ये फलां जज साहब रिटायर होंगे, उसके 1 साल पहले ही प्रोसेस पूरा करके और उससे पहले ही तय हो जाना चाहिए कि इस तारीख को रिटायर होने के साथ ही इस जज की शपथ होगी और वो पद खाली नहीं रहेंगे। आज 50% हाईकोर्ट में खाली है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है हमारे कोर्ट्स खाली पड़ी हैं। दूसरी तरफ मुकदमे बढ़ रहे हैं, लोगों की कानूनी रूप से जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को कोर्ट के अंदर विश्वास है। व्यक्ति ये मानता है कि मैं कहीं भी नहीं, मैं तेरे कोर्ट में देख लूंगा। तो आज भी न्यायालय में आम जन का विश्वास है। और नए नए जो कानून बन रहे हैं और पुराने जो कानून अप्रशासनिक हो गए हैं, उनके चलते भी कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही है, लिटिगेशन बढ़ रहा है।
तो इसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। कानूनों को सरलीकरण हो, कानूनों में सुधार हो और समय की जो चुनौतियां उसके हिसाब से परिवर्तन हो, जो नहीं हो रहा है। कॉलेजियम विवादों में लगातार आ रहा है, क्यों? नहीं, विवाद जो है, विवाद का जो विषय है वो इसी वजह से है कि लोग समझ नहीं पाते हैं चीज। हाँ। और उसी वजह से वो एक गैप की स्थिति आने से विवाद बढ़ जाता है। और मेरा मानना है कि अगर सरकार और वकील मिलकर के और इस पे काम करें तो मैं मानता हूं, जैसे लॉ कमीशन की मैंने डिमांड की थी, लॉ कमीशन राजस्थान में बन रहा है, घोषणा पत्र में कांग्रेस नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम, उसमें दो दड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल यही ठीक होना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉलेजियम का जो सिस्टम आया था पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई जजेज जो नियुक्तियां हो रही है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से ये काम होना चाहिए। उसके बाद में जो जजेज बन रहे हैं या जजेज में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें फिर ये देखा कि भाई कुछ विशेष वर्ग के लोग बन रहे हैं, जो आम जो वर्ग हैं या दलित वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं या अच्छे वकील होते हुए वो नहीं बन पा रहे। तो ये रहा कि भाई इसको अमेंडमेंट किया जाए, इसमें कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि जो जजों के रिश्तेदार हैं वही जज बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा आरोप जुडिशरी पर लगा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स लाए, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के सरकार के बीच में उसको लेकर के विवाद है और काफी कुछ कंडीशंस तय हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अभी भी कहा तो यही जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही अभी नियुक्तियां हो रही हैं। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब जनता हमें चुन रही है तो हम कोई मुंह दिखाना, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी है, वो डाकिए थोड़ी जो आपकी डाक इधर से उधर भेजते रहे, हमारी भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो पुराने समय में भी ये कहा जाता था कि भाई सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व मिले और सभी अच्छे योग्य एडवोकेट्स आए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चीज देखने को मिलेगी। जी, अभी तक ये रहा था कि छात्र राजनीति में जो लोग हैं वो लॉ में एडमिशन ले लेंगे, फिर निकल करके चलिए वकालती सही है। कुछ इस पेशे में सुधार की गुंजाइश अभी आपको लगती है कि हाँ, मैंने पहले भी आपसे पूछा, कोई ऐसा राइडर लगाया जाना चाहिए जिसकी वजह से बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए किसी के जीवन से जुड़ा सवाल है, ये वकील अपने तर्क के जरिए इंसाफ दिलाता भी है और उस इंसाफ की परिभाषा भी बदल सकता है। जी। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे आने चाहिए। निश्चित रूप से देखो, मैं बताऊं आपको, जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट का जो कॉन्सेप्ट एनएलयू वाला, एनएलयू का है, उसमें आप देखिए पूरे देश में बहुत ही अच्छे बैच आ रहे हैं, अच्छे लड़के वकालत क्षेत्र में आ रहे हैं। पहले अंतिम था, अब सभी जगह के बजाय इस क्षेत्र को अच्छे मतलब मेरिटोरियस बच्चे जो है इसको महत्व दे रहे हैं और इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसमें बहुत ही अच्छे वकील आ रहे हैं। और मैं बताऊं, आने वाले 5 साल बाद में तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मतलब बिना मेहनत के और बिना तैयारी के कोई वकील चल ही नहीं पाएगा। अभी ये स्थिति हो रही है। अभी पहले कंपनियों में लोग जा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इसके लॉ फर्म्स हैं, इसमें अच्छे वकील जा रहे थे, लेकिन अब वकालत में भी वकील आ रहे हैं जो 5 ईयर्स वाले हैं, और प्राइवेट कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज ने भी 5 ईयर कोर्स अच्छे स्तर पे तैयार किए हैं। तो मेरा मानना है कि जो सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर अपना है, देश के अंदर माना हुआ लॉ सेंटर, हम इसलिए मैं उसमें प्रोग्राम में गया था। ऐसी कोई डिमांड रहेगी आप लोगों की जो राजस्थान का हक अभी तक भी नहीं मिल पा रहा हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोग इस संदर्भ में कोई डिमांड करेंगे? ये जो हमारी मूलभूत जो समस्या है, इसको लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉल किया था और भारत के विधि मंत्री से भी मिले थे, प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास किया था, और हमारा कॉल है कि भारत की सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन लेके आए, जो आमूल जो सुविधाएं हैं वो भारत सरकार उपलब्ध कराए वकीलों को, पूरे देश के वकीलों को। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इसके लिए कटिबद्ध और प्रयासरत। चलिए, तो सुशील शर्मा जी कांग्रेस के नेता भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के, लेकिन बार से जुड़ी हर चीज पर हमने कोशिश की है कि इनको एक अवसर मिला है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या किसी भी स्टेट में बार काउंसिल के इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, और उसमें जो सदस्य होते हैं वो फिर कोई एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसमें ग्रुप हो जाता है, जिसका बहुमत ज्यादा है अध्यक्ष उसी का बन जाता है। और इन्हें बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का 2018 में अपने कार्यकाल का पहला अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। उपलब्धियां क्या रही, क्या कमियां हैं, कहां सुधार की गुंजाइश है, तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।